लॉकेट का माया जाल। नमस्ते दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सब्सक्राइब हमें प्रेरणा देता है। अगर आपके पास की कोई स्टोरी है तो हमें मेल करें। आप हमें इस मेल आईडी storiesbpl@gmail.com पर मेल करें। हम आपकी स्टोरी जरूर चैनल पर डालेंगे। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक घर देखते हैं जिसमें पूरा परिवार में खुश है क्योंकि उनकी बेटी, जिसका नाम वीना है, 10वीं कक्षा पास कर जाती है। अब बस उन्हें उनकी बेटी का दाखिला कराना है। उनके पिता, जिनका नाम गोविंद राय, ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे। वो एक हवेली में काम करते थे, मगर उन्होंने अब वो काम छोड़ दिया है। क्यों और किस लिए छोड़ा था वो किसी को नहीं बताते हैं। अब वो शहर जाकर काम करते हैं। तो वो अपनी बेटी का दाखिला कॉलेज में करने के बाद वापस शहर चले जाते हैं। और अब वीना कॉलेज जाती है और आती है अपने दोस्तों के साथ। वह कब जाती है आती है, इन सब पे कोई तो है जो उस पे नजर रखे हुआ है। एक बार वीना को लगता है कोई उसे देख रहा। वह पीछे मुड़ती है मगर कोई नहीं रहता। वो ज्यादा अमीर तो नहीं थे मगर उनकी जिंदगी काफी अच्छी कट रही थी। मगर कहते हैं ना, खुशियों को नजर लगते देर नहीं लगती। आज वीना अकेले ही कॉलेज जाती है। उसके कुछ दोस्तों को घर पे काम है तो कुछ दोस्तों की सेहत खराब है, तो वीना आज अकेले ही कॉलेज जाती है और काफी अच्छे से ध्यान लगा के शिक्षकों की बात ध्यान से सुनती है। वो पढ़ाते हैं कि आपको उतना ही खाना चाहिए जितना आप खा सकते। अगर आप जबरदस्ती ज्यादा खाना खा लेते हैं तो आपके लिए हानिकारक है, पाचन में दिक्कत हो सकती है और आपका शरीर तनाव में जा सकता है। और ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, इससे आपके चेहरे पर चमक रहती है, ना कि बाहर की कोल्ड ड्रिंक। अब वीना अकेले ही घर आती है मगर उससे रास्ते में एक लॉकेट दिखता है। वो काफी ज्यादा चमक रहा था। वो कहती है, नहीं, यह मेरा नहीं है। मगर वो अपने आप पर काबू नहीं कर पाती। वो लॉकेट काफी ज्यादा सुंदर था, ऐश मानो कि उसी का इंतजार हो रहा था। वह उठा लेती है और वो फैसला करती है किसी को नहीं बताएगी। घर पहुंचकर वो अपनी मां को भी नहीं बताती। दूर से कोई है जो उस पे नजर रखा हुआ है। जैसे वीना ने वह लॉकेट उठाया, वो ऐश मुस्कुराया जैसे उसका काम हो गया। अब जब उसके घर में उसकी मां सो जाती है तो वीना उठती है और वो लॉकेट निकालती है। सच में अंधेरे में भी वो उसकी हाथ में बहुत ज्यादा चमक रहा था। अगली सुबह वो अपने दोस्तों को कहती है, यह देखो, मैंने कल यह लॉकेट खरीदा। सभी दोस्त उससे कहते हैं, काफी बढ़िया है यह लॉकेट। अब वीना फैसला करती है यह लॉकेट वो पहनकर घर जाएगी, अपने मां को बताएगी कि खरीद के लिए है। मगर यह शायद उसकी बहुत बड़ी भूल थी। उसको लॉकेट पहने एक हफ्ता हो गया और उसका शरीर धीरे धीरे बूढ़ी औरत की हो रहा था। उससे कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। उसे कई सारी बीमारी भी हो रही थी। उससे हर समय बुखार रहता। वो ना सही से खा पाती और नहीं सही से पी पाती और ना ही चैन से सो पाती है। 17 साल की उम्र में वो 70 की उम्र की हो गई थी। वीना की मां को कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा। वो अपने पति को पूरी बात बताती है। फोन करके गोविंद जल्द ही घर पहुंचता है और सभी डॉक्टरों को अपनी बेटी को देखता है मगर वो कुछ नहीं कर पाते। तभी गोविंद अपनी बेटी वीना के गले में लॉकेट देखता है और अपनी पत्नी से पूछता है, यह लॉकेट कैसे आया इसके पास? पत्नी वह बताती है कि वीना ने खरीद कर इससे लाई थी। गोविंद, नहीं, यह एक साजिश है सब। वो अपनी पत्नी को जोर से कहता है, यह सब इसी लॉकेट के वजह से हुआ है, और उस लॉकेट को तोड़ के फेंकता है मगर कुछ ठीक नहीं होता। उसकी पत्नी पूछती है, क्या है इस लॉकेट में और क्या बात आप छुपा रहे हो? अब गोविंद सारी बात बताना शुरू करता है। मैं जिस हवेली में काम करता था, वहां के मालिक, जिनका नाम राजवीर सिंह है, वह काफी अच्छे हैं, अपने सभी नौकरों का ध्यान रखते हैं। मैं वहां रसोई घर में खाना बना के देता था।
उन्हें मेरा हाथ का खाना काफी अच्छा लगता था, मगर वो हमेशा शाम को दुखी रहते। वो यह बात किसी को नहीं बताते थे। मैं उनके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाकर पेश करता था तो उनका मन खुश हो जाता था। मैंने एक बार उनसे पूछा, गोविंद साहब, क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों रहते हैं? राजवीर, मुझे अपनी बेटी की चिंता है, पता नहीं कैसे ठीक होगी वो। उसकी बेटी का शरीर बचपन से ही बूढ़ी औरत की तरह था, चेहरे पे छुड़ियां थी। वो काफी बीमारी से गुजर रही थी, उसके शरीर से कोई भी बीमारी ठीक नहीं हो रही थी। वो बताते ही कि काफी डॉक्टरों को दिखाया, हकीम, वैद्य, मगर कोई कुछ नहीं कर पाए। गोविंद, आप चिंता मत करिए, आपकी बेटी ठीक हो जाएगी, मैं घर जाकर प्रार्थना करूंगा। अब अगले दिन इसी तरह राजवीर एक पेड़ के पास बैठे थे तो उनके पास एक बाबा आए। उन्होंने ने पूछा किया हुआ। राजवीर ने सारी बात बताई। वो बाबा हवेली पहुंचकर उसकी बेटी को देखते हैं और कहते हैं, साया, बुरा साया, एक बूढ़ी आत्मा का साया है। तुम्हारी बेटी पर उसने तुम्हारी बेटी के शरीर को कब्जा कर लिया और तुम्हारी पत्नी जो मरी थी वो इसी बूढ़ी आत्मा ने मारा था। शायद वो अपनी बेटी को ठीक करना चाहती थी मगर इस आत्मा ने उसे मार दिया। राजवीर, यह आप क्या कह रहे हो बाबा? जल्द से जल्द इस आत्मा से पीछा छूटना है। बाबा, हाँ, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटी पूरी तरह से ठीक हो जाए तो एक ऐसी लड़की ढूंढनी होगी जो उसी दिन पैदा हुई हो जिस दिन तुम्हारी बेटी पैदा हुई हो, और उनकी उम्र भी एक ही होनी चाहिए। इससे जो बूढ़ी आत्मा तुम्हारे बेटी के शरीर में है उसको हम भेंट में वो शरीर सौंप देंगे और तुम्हारी बेटी सही हो जाएगी। राजवीर, जैसा आप कहो बाबा, मैं अपनी बेटी को ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी, मुझे कोई परवाह नहीं। राजवीर उन गांव में सभी लड़की की उम्र का पता करता है जो उसकी बेटी के जन्म वाले दिन पैदा हुई हो, मगर कोई नहीं मिलती। फिर से निराशा ही मिलती है। अब 2 दिन बाद गोविंद की बेटी का जन्मदिन होता है और वो अपने मालिक को यह आमंत्रण देता है। राजवीर, 2 दिन बाद तुम्हारी बेटी का जन्मदिन है? गोविंद, हाँ मालिक। राजवीर, क्या उम्र है तुम्हारी बेटी की? गोविंद, 15 साल। राजवीर, मेरी बेटी का जन्मदिन है, 2 दिन बाद वो भी 15 साल की हो जाएगी। अब राजवीर सारी बात गोविंद को बताता है। राजवीर, तुम्हें जितने पैसे चाहिए सब रख लो, मगर इसके लिए मना मत कर, न चाहे तो ये हवेली भी रख लो। मगर गोविंद माना कर देता है और कहता है, गोविंद, मेरे बेटी से ज्यादा कोई मूल्य चीज नहीं है और नहीं पैसा। और गोविंद उसी वक्त वो काम छोड़ देता है। अब गोविंद भागते हुए उस हवेली में जाता है और राजवीर से कहता है, गोविंद, यह तुमने सही नहीं किया। राजवीर, तो मैं और क्या करता, तुम तो मेरी बात नहीं माने। वो देखो मेरी बेटी को कितनी अच्छी लग रही खेलते हुए। हंसते हुए बोला। गोविंद, अपनी बेटी के लिए तुम किसी और की बेटी को जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। राजवीर, तुम्हें जो चाहिए वो अभी भी ले सकते हो, मगर मैं अपनी बेटी को ठीक करना ही था। गोविंद, यह सब तुमने कैसे किया? राजवीर वह बाबा को बुलाता है। गोविंद, बाबा, और कोई उपाय नहीं है मेरी बेटी को बचाने का, बताइए। बाबा, है मगर वो इतना कठिन है कि उसे शायद तुम ना कर पाओ। गोविंद, आप बस बताइए। बाबा, तुम्हें एक जड़ी बूटी लानी होगी जो गांव के बाहर जंगल में है। वो तुम्हें बीचों बीच मिलेगा, मगर उस जड़ी बूटी के आसपास बहुत सारे सांप है और दूसरे जानवर भी, वहां जाना मतलब मौत। अगर वो तुम ले आए तो वह जड़ी बूटी को किसी तरह तुम्हारी बेटी को खिलाकर तुम्हारी बेटी का पूरा शरीर नीला हो जाएगा और जो आत्मा तुम्हारी बेटी के शरीर में है उससे लगेगा कि तुम्हारी बेटी की मृत्यु हो गई है और वो आत्मा तुम्हारी बेटी का शरीर छोड़ के आजाद हो जाएगी और अपने लिए दूसरे का शरीर ढूंढने लगेगी और समय से उसे शरीर ना मिला तो उसकी आत्मा का अंत हो जाएगा।
फिर कुछ समय बाद तुम्हारी बेटी का शरीर नीला रंग से वापस पहले जैसा हो जाएगा और वो भी ठीक हो जाएगी। गोविंद, ठीक है बाबा, मैं तैयार हूँ अपनी बेटी के लिए कुछ भी। अब गोविंद उस जंगल में पहुंचता है और बहुत ही मुश्किल से वो सभी जानवरों से लड़ते हुए उस जगह पहुंचता है जहां वो जड़ी बूटी है, मगर वो इलाका पूरी तरह से सांप से भरा था। अब गोविंद शिव जी का भक्त है, तो वो शिव जी का नाम लेकर आगे बढ़ता है और सारे सांप एक के बाद एक करके उस जगह से हट रहे थे और वो जड़ी बूटी लेकर अपनी बेटी को खिला देता है और वैसा ही होता है, उसकी बेटी का शरीर नीला हो जाता है। वो आत्मा जब देखती है कि इसकी शरीर में कोई भी हलचल नहीं हो रही, यह उसका शरीर छोड़ के चली जाती है और सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाता है। कहते हैं ना, अगर आपके इरादे अच्छे हो और आपने ठान लिया कुछ करने का, तो वो काम कितना कठिन हो ही जाता है। Please like, share and subscribe.